बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, मैं हूँ ज़मरुद बुनेरी और प्रोग्राम है स्टोरीज़ फ्राम ओवरसीज़। आज हमने अपने प्रोग्राम में कैसर ख़ान साहब को दावत दी है। कैसर ख़ान साहब काफ़ी अर्सा यूएई में थे, यूएई से फिर चले गए कनाडा से आए हैं वापस यूएई। तो सबसे पहले चलते हैं कैसर ख़ान साहब के पास कि वो कहाँ से ताल्लुक़ रखते हैं। कैसर ख़ान साहब, वेलकम। स्टोरीज़ फ्राम ओवरसीज़ जो है, इसमें हम ओवरसीज़ इन्वाइट करते हैं, तो आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूँ। थैंक यू वेरी मच ज़मरुद साहब, आपने स्टूडियो में बुलाया, इस बेहतरीन प्रोग्राम का हिस्सा हमें बनाया। मेरा नाम कैसर ख़ान है और मैं स्वात KPK पाकिस्तान से बिलोंग करता हूँ जी। यूएई में। ये स्टोरी तो लंबी है, इंशाल्लाह हम पहले मुझे बता दें कि स्वात ज़िला जो इसमें तकरीबन 200 से ज़्यादा गांव हैं, तो कौन से गांव कहाँ से ताल्लुक़ रखते हैं? मैं स्वात के कैपिटल से, यानी सैदू शरीफ से, जहाँ से बिल्कुल गवर्नमेंट रन, जहाँ बड़े लोग रहते हैं, जहाँ बड़े लोग रहते थे अभी नहीं रहते। अभी भी स्वात डिस्ट्रिक्ट में जो VIPs है वो सैदू शरीफ में रहते थे अभी, क्योंकि वो मेन सिटी थी जहाँ पे पूरा गवर्नमेंट का निज़ाम था, दारुल हुकूमत कह ले। जी, हम थोड़े सिटी ओरिएंटेड लोग हैं। जी जी बिल्कुल। और वो क्या कहते हैं कि पोश एरिया, क्योंकि वाली स्वात उनका शाही महल भी वहाँ पे सऊदी शरीफ में, और एरिया भी बड़ा खूबसूरत। हम जब भी जाते थे स्वात तो मरगुजार और सैदू शरीफ, तो अब वही खूबसूरतियाँ अभी हैं या सैदू शरीफ की या नहीं? सैदू शरीफ, जिस तरह आपने कहा कि बहुत से लोग जो है, अगर वो स्वात की बात आती थी तो वो सैदू शरीफ को मेनली बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस मिलती थी, क्योंकि वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट जेल था स्वात का। हाँ। वहाँ पे बड़े हॉस्पिटल्स थे, सारे जितने भी गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं, जैसे आपने पोश कहा, तो उनके दफ्तर ऑफिसेज भी वहाँ पे थे, वही थे। तो अभी चूँकि स्वात बहुत ज़्यादा फैल गया है, रोड नेटवर्क्स बहुत अच्छे हो गए हैं, तो जैसे कि यूनिवर्सिटीज़ वगैरह मुख्तलिफ जगह पे गई है, लेकिन सैदू शरीफ की जो अपनी इंपॉर्टेंस है वो अभी भी उसी तरह है। तो आप क्या समझते हैं? मैं बुनेर से ताल्लुक़ रखता हूँ, तो बुनेर में पीर बाबा ज़ियारत है और आपके गांव में सैदू शरीफ ज़ियारत है, सैदू बाबा जी। तो आप क्या समझते हैं कि सैदू बाबा इनकी किरामात ज़्यादा है या पीर बाबा की किरामात ज़्यादा? ज़मरुद साहब, आपने ये क्वेश्चन इस तरह किया कि अभी मैं तो खुद मुझे पता ही नहीं है। ज़िंदगी में मैं 2 दफ़ा बाबा गया हूँ, सैदू बाबा, जो हमारे घर से 2 मिनट के फासले पे है, लेकिन बहुत लोग आते थे और हमें भी हैरानी होती थी कि ये लोग किस तरह आते हैं। तो उम्मीद है कि आपकी पीर बाबा की इसका ओरिजिनल जवाब यह है कि किसी ने पूछा था कि यार सबसे बड़ा जो है इलम पहाड़ है या पीर बाबा है? अच्छा, ठीक है। तो अच्छा, तो स्वात से ताल्लुक, तो बेसिक एजुकेशन भी वहाँ से स्वात से आपने हासिल की है? जी बिल्कुल। प्राइमरी एजुकेशन, जिस तरह आपने पोश कहा, तो मैं आपके व्यूवर्स को ये बोलूँगा कि पोश सैदू शरीफ के लोग पढ़ाई लिखाई में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है, क्योंकि स्वात में बहुत से खानिज़म रह चुका है, बहुत से लोगों के ज़मीन जायदाद। तो सैदू शरीफ में हमारे पेरेंट्स जो है वो मेनली फोकस करते थे एजुकेशन पे। तो एजुकेशन अल्हम्दुलिल्लाह हमें अच्छी मिली है। प्राइमरी एजुकेशन भी हमने अपने ही डिस्ट्रिक्ट के अच्छे स्कूल से की है। फिर इस तरह करते करते इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी पेशावर से डिग्री ली है। फिर उसके बाद मज़ीद एजुकेशन के लिए मैं UK गया हूँ, और ये भी एक एजाज़ है, क्योंकि बहुत से कम लोग उन जमानों में, अभी तो खैर बहुत एडवांस हो गए हैं। जी, अभी तो लोग जाते हैं, लेकिन उन जमाने में बहुत कम लोग जाते वहाँ UK पे बात करते हैं। लेकिन स्वात जानजेब कॉलेज जो है वो बहुत ज़्यादा फेमस है अभी भी। बिल्कुल। तो जानजेब कॉलेज से आपने FA या BA वो क्या है, या पेशावर यूनिवर्सिटी से? मैं तो स्वात पब्लिक स्कूल में था, लेकिन जानजेब कॉलेज भी एक एपिसोड में मैं गया हूँ, जो बिल्कुल ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की तरह बना हुआ है। बिल्कुल। हाँ, इनका बिल्डिंग और इनकी मतलब हर स्ट्रक्चर, हर चीज़ वाली स्वात ने बनाया था। एग्जैक्टली। और वाली स्वात के ज़माने की अभी भी अगर बुनेर में या स्वात में जहाँ पर स्कूल्स हैं या हॉस्पिटल है, कंस्ट्रक्शन, तो वो अभी भी उसी हालत में है। बिल्कुल बेहतरीन कंस्ट्रक्शन है। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। तो फिर आप हायर एजुकेशन के लिए UK चले गए। तो कितना अर्सा UK में? UK में तकरीबन 7 साल गुजारे, और 7 साल के दौरान बहुत इंफॉर्मेशन हासिल की अपने इलाके के बारे में, अपने इलाके को बेहतर बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं। हमारे, क्योंकि जैसे आपने वाली स्वात का टच किया, तो वाली स्वात जो है वो भी बरतानिया से पड़े हुए थे। जी जी, तो ये बरतानिया का जो ये जर्म्स हैं, ये हमारे डिस्ट्रिक्ट स्वात में भी थे,
और चूंकि हमारे ये बरसगीर पाक व हिंद का मसला भी था कि बरतानिया ने हम पे हुकूमत की है, तो बहुत ज़्यादा मैं इंजॉय करता था जिस वक्त मैं बरतानिया में पढ़ता था कि यार मैं किस तरह की नई मालूमात यहाँ से लेके जाऊँ। जैसे हमने सुना था जानजेब कॉलेज जो है वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के डिज़ाइन पे बना है, तो मैं स्पेशली गया हूँ ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। यार क्या हमने ये सही सुना है? वाली स्वात जो है वो इतने इंस्पिरेशनल थे कि वो एक बरतानिया की इंस्टीट्यूट को स्वात के कॉलेज में, स्वात का एक कॉलेज इस तरह बनाते, तो बिल्कुल एग्जैक्टली वो उसी तरह था। तो जिस तरह आपने क्वेश्चन किया है कि ये सफ़र कैसा रहा, 7 साल मैंने गुजारे हैं वहाँ पे बहुत अप एंड डाउन किए, लेकिन फाइनली मैंने अपनी डिग्री वहाँ से कंप्लीट की है। जी। और तो डिग्री की किस चीज़ में, किस? मैंने अपनी डिग्री की है लीडरशिप एंड मैनेजमेंट में, ब्रैडफोर्ड से। ओके ओके। तो मैंने ये भी सुना था कि क्वीन एलिज़ाबेथ ने स्वात का विज़िट किया था, वो आई थी एक ज़माने में, उनके पिक्चर्स अभी भी म्यूज़ियम में है, स्वात म्यूज़ियम में, वाली स्वात के दावत पे। वाली स्वात से पहले तो बादशाह साहब थे ना, इनको बादशाह साहब कहते थे, जो बादशाह थे। फिर वाली स्वात के दवर में, और जिस तरह आपने कहा कि वो यूके से पढ़े थे, क्योंकि अभी अगर आप व्हाइट पैलेस चले जाए या एक और क्या नाम, रॉयल पैलेस, तो वहाँ कंस्ट्रक्शन या बहुत सी चीज़ें जो हैं वो यूके की मेड जो है वो यूके है। एग्जैक्टली। तो उसने ज़्यादातर जो है इंस्पायरेशन यूके से। तो क्वीन एलिज़ाबेथ जो है मैंने सुना था कि वो आई थी स्वात, और वाली स्वात के जो है उनकी दावत पे वो आई थी। बिल्कुल। और ज़्यादातर वाली स्वात के जो आर्मी वाले थे या पुलिस वाले, उनको ट्रेनिंग भी यूके वालों ने दी है। बिल्कुल। तो ये भी एक होता। तो ये यूके में 7 साल गुजार के डिग्री के बाद फिर वहाँ पे आपने काम भी किया था या एजुकेशन कंप्लीट करके वापस आ गए? नहीं, काम करके ही डिग्री ली। अच्छा। पैसे वहीं से कमाए। ओके ओके। वहाँ पे डिग्री ली और फिर डिग्री के बाद जो है दोबारा पैसे कमाए, ताकि वो पैसे किसी कारोबार में लगाएं। और 2010 में मैं फिर बाकायदा मैं वापस आया हूँ पाकिस्तान। और कोशिश यही थी कि उसी स्वात में जहाँ जिस मिट्टी में पैदा हुए हैं वहाँ पे कोई कारोबार शुरू करूँ और अपने मकामी लोगों को कोई फ़ायदा दूँ, क्योंकि इंग्लैंड में, बरतानिया में इतना अरसा वक्त गुजारने के बाद ये एक फीलिंग होती थी कि अपने लोगों को कैसे मैं फ़ायदा दूं। और अपने लोगों को फ़ायदा देने के लिए उस मिट्टी में वापस जाना बहुत लाजमी था। बहुत से एतराज़ात थे, बहुत से लोग जो है, आपको पता है कि कोई बरतानिया से वापस आके किसी गांव या किसी देहाती इलाके में रहना बहुत मुश्किल होता है। और मज़े की बात ये कि मेरा एक बच्चा भी उधर पैदा हुआ था, क्योंकि मैं अपनी फैमिली को भी आखिरी पोर्शन में लेके गया शादी के बाद। तो वापस आया 2010 में, और स्वात में बाकायदा ही एक ट्रैवल एजेंसी का मैंने शुरुआत किया। अच्छा, सैयद शरीफ या मिंगौरा में? जी, सैयद शरीफ में। अच्छा, तो ये है कि वाकई ज़्यादातर लोग जब यूके या कनाडा या अमेरिका एजुकेशन के लिए चले जाते हैं, फिर वहाँ पे काम भी करते हैं, शादी करके फिर वहाँ पे वो रहते हैं, वापस आते नहीं अपने हमारे जिस तरह देहाती इलाके हैं। लेकिन आप वापस आके कि या वहाँ के लिए कुछ करें, लेकिन वहाँ का इन्वायरमेंट या हमारे पाकिस्तानी ऑर्गेनाइजेशन, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, वो आपको सपोर्ट नहीं करता कि आपको सपोर्ट कर दे और आप अपने इलाके के लिए कुछ करें। बिल्कुल। मैं यहाँ की बात करूँ तो यहाँ पे अगर आपने ट्रेड लाइसेंस बनाना है यूएई में, दुबई में, तो विद इन 1 वीक आप टोटल प्रोसेस जो है 1 वीक में वहाँ पे आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हैं। इसलिए जो है वो क्रीम आप जैसे क्रीम जो है वो बाहर चले जाते हैं वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे सपोर्ट नहीं करते। बहरहाल वो एक दूसरी तरफ हम जाते हैं। लेकिन तो फिर स्वात से वहाँ ट्रेवल एजेंसी आपने शुरू की, तो ज़्यादातर काम टिकटिंग का था या कोई बाहर लोग इमिग्रेशन वगैरह या क्या? बेसिकली ज़मरूद साहब, जिस टाइम मैं स्वात आ रहा था, तो जब स्वात से मैं दूर था तो यही बात सुनते थे कि स्वात स्विट्ज़रलैंड है पाकिस्तान का, स्वात खूबसूरत है, ये है वो है। तो बरतानिया से मैं ये जहन में ये नक्शा बना के आया था कि मैं स्वात में एक ट्रैवल एजेंसी खोलूँगा और उसमें लोकल लोगों को एक तो मैं एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी दूंगा, प्लस पूरे पाकिस्तान और पूरी दुनिया को मैं दिखाऊंगा कि स्वात में कितना हुसन है, इसको क्यों स्विट्ज़रलैंड बोलते हैं। तो बेसिकली आपने जिस तरह कहा कि हमारे जो कानून जो इदारे हैं वो इतने कोऑपरेटिव नहीं होते, तो ट्रैवल टूरिज्म लाइसेंसिंग के लिए मुझे बहुत भाग दौड़, पेशावर जाओ, इधर जाओ, उधर जाओ, बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस आई उसमें। बहरहाल मैं उस तरीके से तो वो काम नहीं चला सका, लेकिन फिर टिकटिंग का मैंने काम शुरू किया उधर। और चूंकि मैं खुद बरतानिया से पढ़ा हुआ था तो बहुत से ये लोग आते थे, तो मैंने अपना ये एक फ़र्ज़ बना के
एक प्रोफेशनली इसको भी शुरू किया कि चलो मैं अपने इलाके के लोगों को थोड़ा मैं रास्ता दिखा सकूं कि लोग बरतानिया कैसे जाते हैं पढ़ाई के लिए, पढ़ाई के क्या ऑप्शंस है और बाहर हमारे पास क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं। ओके ओके, ज़्यादातर काम आपका कुछ यही था कि स्टूडेंट जाके वहाँ स्टूडेंट काउंसलिंग, जी बिल्कुल स्टूडेंट काउंसलिंग है, बिल्कुल ज़बरदस्त। एक ये कि यूके में जो भी मतलब यूके, अमेरिका, कनाडा में वहाँ पढ़ता है तो इनका जहन बन जाता है कि स्ट्रेट आपने चलना है, न किसी के साथ धोखा करना है, न फ्रॉड करना है, न कोई झूठ आपने बोलना है। तो ये है कि बंदा फिर सोचता है कि ये मैं अपनी ये जो महारत है इस्तेमाल कर दूँ अपनी कंट्री में। लेकिन चूँकि वहाँ पे लोग सपोर्ट नहीं करते, इदारे हमारे ये हैं कि अल्लाह उनको हिदायत कर दे, तो फिर बंदा चला जाता है। तो इसके बाद फिर यानी वो रिज़ल्ट आपको नहीं मिला जो आपके जहन में एक आइडिया था, एक सोच आप लाए थे वहाँ से, तो फिर आपने पाकिस्तान छोड़ के यूएई आ गए। जी, 2012 में पाकिस्तान छोड़ के यूएई में आया। ये भी एक लंबी स्टोरी है क्यों आया, क्योंकि हमारे इलाके में न सिर्फ हुकूमती मसले थे बल्कि कभी बिजली नहीं होती थी, कभी जनरेटर ख़राब होता था। 1 महीने में हमारे दफ्तर में 3 जनरेटर हमें बदलने पड़े क्योंकि बिजली नहीं होती थी। मोस्टली हमारा काम होता था यूनिवर्सिटी का। 2012 में मैं कनाडा बहुत कम लोग जानते थे, मैं कनाडा की वाटरलू यूनिवर्सिटी के पूरे स्टाफ को मैं स्वात लेके आया था। अच्छा। मैंने उनको स्टूडेंट्स के सामने बिठाया था कि भाई यार ये हमारे इलाके के स्टूडेंट्स हैं, आप इनसे इंटरव्यू लो, और स्टूडेंट्स को ये अपॉर्चुनिटी दी थी कि आप मिलो। तो इन गोरों को, बाहर के लोगों को लेके आना उस इलाके में जहाँ बिजली नहीं होती, जहाँ मुख्तलिफ मसले होते हैं। तो इस वजह से 2012 में फ्लड्स आए हमारे, ठीक है। तो फ्लड्स के बाद जो है हमारा मेन रास्ते और पुल डिस्कनेक्ट हो गए और मुझे ये ऐसा फील हुआ कि भाई यार इस रीजन में काम करना जो है वो अभी इम्पॉसिबल है। और दहशतगर्दी का भी दौर था, बिल्कुल। स्वात और ये इफेक्ट वो तो साथ में मसले हमें आते थे, फोन्स हमें आते थे, लोग भाई मुख्तलिफ टापे लगाते थे। तो इस वजह से 2012 में मैं फिर यूएई आ गया और यहाँ पे मैंने बाकायदा अपने प्रोफेशनल सर्विसेज का आगाज़ किया। तो यहाँ पे फिर आपने किया वही ट्रैवल टूरिज्म या कोई कंसल्टेशन, क्या किस तरह का काम आपने यहाँ शुरू? जिस वक्त यूएई आए, जिस तरह आपने पहले कहा कि 1 वीक में सब कुछ बन जाता है, तो जिस टाइम मैं आया तो मेरे हाथ में 2 हुनर थे। एक मैं ट्रैवल टूरिज्म जानता था और एक मैं वीज़ा सर्विसेज कंसल्टेंसी जानता था। तो जिस टाइम मैं इनके इकोनॉमिक डिपार्टमेंट में गया तो मुझे उधर एक लोकल लड़की मिली। उसकी एज भी बमुश्किल 20-25-27 इस तरह थी। वो वहाँ पे काम करती थी। उसने मुझे कहा तुम कौन सा लाइसेंस खोल रहे हो? तो मैंने कहा यार मैं ये स्टूडेंट रिक्रूटिंग करूंगा और ट्रैवल एजेंसी करूंगा। तो पहली दफ़ा उसने मुझे मुतारिफ कराया एक नई एक्टिविटी से कि टाइपिंग और डॉक्यूमेंट्स क्लियरिंग एक्टिविटी तुम लो, इसमें बहुत काम कर सकते हो। तो मैंने उसी के मशवरे पे वो शुरू की और इससे हमने डिफरेंट जो है वो क्लिप्स, हमने डिफरेंट सेगमेंट्स हमने फिर उसमें किए, न्यू बिजनेस डेवलपमेंट, कंसल्टेंसी, टाइपिंग, लोगों की कंपनियां बनाना। तो फिर हमारा बिजनेस जो है बहुत ब्रॉड हो गया। उस वक्त ये काम जो था बहुत कम, इस तरह की ऑफिस जो है कंसल्टेंसी बहुत कम। तो कैसर खान साहब, जब आपने लाइसेंस बनाया यूएई में, लाइसेंस और कंसल्टेशन ये आपने काम शुरू कर दिया यहाँ पे, तो उसी दौरान आपको तो पता चलता है कि हमारे ज़्यादातर पाकिस्तानी, स्पेशल में KPK खैबर पख्तूनख्वा के लोगों का जिक्र करूँगा, तो वो आते हैं यहाँ पे या ड्राइविंग लाइसेंस लेते हैं या कोई मतलब जॉब, बहुत कम लोग हैं वो बिज़नेस करते हैं। ज़्यादातर जो है वो इस तलाश में कि मुझे नौकरी मिल जाए, मुझे कोई ड्राइवरी मिल जाए। तो उसी दौरान आपने किसी को बिज़नेस के हवाले से, पर्सनल बिजनेस के हवाले से आपने सपोर्ट किया है या उनको मोटिवेट किया है कि वो जॉब के बजाय वो मतलब बिज़नेस की तरफ आ जाए? जी, जिस टाइम मैंने यहाँ पे लाइसेंस लिया और मुझे बहुत जल्दी ही ये एहसास हुआ कि अभी तो मैं एक बहुत बड़े एक्टिविटी में आ गया हूँ, मैं बहुत से लोगों की मदद कर सकता हूँ उनके बिज़नेस लाइसेंस बनाने में। और जिस तरह आपने कहा कि मोस्टली पाकिस्तानी आते थे यहाँ पे ड्राइविंग लाइसेंस के लिए, भाई मतलब लेबर टाइप जॉब के लिए, हालांकि स्किल भी लो होते थे, एसी टेक्नीशियन वगैरह। तो आप यकीन माने जमरूद साहब, बहुत से लोग मेरे ऑफिस में आए और उन्होंने कहा कि भाई मेरे लिए वीज़ा ढूंढो, मुझे जॉब पे लगाओ। और मैंने 2-3 बंदों को मिलाया है, उनको मोटिवेट किया है कि भाई एसी का दुकान खोलो, एक बंदा एसी का काम करो, दूसरा जो है प्लम्बिंग का काम करो, तीसरा जो है वो इलेक्ट्रिशियन का काम करो। आप यकीन माने कि अभी भी हो सकता है कि आपका प्रोग्राम बहुत से बंदे देख रहे हो, पाकिस्तानी, रिगार्डलेस कि वो कहीं से भी हो,
लेकिन हमने उनको मोटिवेट किया, इंस्पायर किया कि बहुत कम पैसों में यूएई की हुकूमत आप लोगों को ये सहूलत दे रही है कि आप बहुत से एक्टिविटी वाला लाइसेंस ले सकते हो और बहुत सी वीज़ा उस पर आ सकते हैं और अपना काम करो, चाहे वो मेंटेनेंस का काम हो, चाहे वो छोटी मोबाइल की शॉप आप खोलो। तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी फिर हुई जब मुझे पता चला कि मैं बिजनेस कम्युनिटी की मदद कर सकता हूँ और जो कि अपने पूरी हमने हद तक की है। ओके। तो यहाँ पे पाकिस्तानी ऑर्गेनाइजेशन से कोई प्रॉब्लम पाकिस्तान कम्युनिटी के लिए, क्योंकि हमारे सपोर्ट के लिए यहाँ पे कौंसलेट है या एम्बेसी या इसी तरह हमारे पाकिस्तानी स्कूल्स हैं जो कम्युनिटी के, क्योंकि इनका फ़ीस कम है, ज़्यादातर हमारे पाकिस्तान कम्युनिटी के बच्चे वहाँ पढ़ते हैं। तो बिज़नेस में या इस चीज़ों में जिस तरह हमारे कमर्शियल कौंसलर है पाकिस्तान कौंसलेट में, एम्बेसी में, तो वो लोग सपोर्ट करते हैं या नहीं? मुझे कोई इतनी ख़ास सपोर्ट उनकी तरफ से नहीं मिली। बस पाकिस्तानी स्कूल में अपने बच्चों को लगाया था ताकि वो पाकिस्तानी माहौल से जो है वो आशना हो, और पाकिस्तानी स्कूल में भी इतने मसले थे कि उसमें भी पंचायत लगी रहती थी, तो मुझे कोई ऐसा फील नहीं हुआ कि कोई किसी ने हमारी इतनी अच्छी मदद की हो एज अ पाकिस्तानी बिजनेस कम्युनिटी, एज अ पाकिस्तानी वो। और अभी तो बहुत टाइम आया है, तो मैं आपसे फिर अभी तो आप काफ़ी अर्सा के बाद आए हैं, अभी तो सारे स्कूल चले गए, कौंसलेट और एम्बेसी की गैर ज़रूरी वो मुदाखलत की वजह से वो उनके हाथ से चले गए। अच्छा। सारे शारजा स्कूल है वो भी कौंसलेट के अंडर नहीं है, दुबई स्कूल जहाँ पे आपके बच्चे पढ़ते थे वो भी कौंसलेट के अंडर नहीं है। अच्छा। अबू धाबी स्कूल जो है वो भी एम्बेसी ने वो भेज दिया किसी को। तो बहरहाल आगे मैं क्या बात करूँ, मतलब वो अपने हमारे पाकिस्तान की भी थी, लेकिन अल्लाह उनको हिदायत दे, जहाँ भी जाते तो हमारा नेचर जो है वो मेंटालिटी वही पाकिस्तानी। अगर पाकिस्तान से यहाँ आते हैं तो पीछे उनका वो जो है सोच और फिक्र वही पाकिस्तानी, या कि एनवायरनमेंट के साथ साथ वो मतलब चेंज नहीं हो जाता कि यहाँ के जो एनवायरनमेंट है। बहरहाल यहाँ पे लोगों के और भी पाकिस्तान कम्युनिटी की ज़्यादातर प्रॉब्लम वो पाकिस्तान ऑर्गेनाइजेशन से, बहुत से लोग हैं वो कहते हैं हमने पाकिस्तान में प्रॉपर्टी ली है, वहाँ पे किसी ने कब्ज़ा किया, कौंसलेट एम्बेसी या फॉरेन ऑफिस जो है वो सपोर्ट नहीं करते, या कोई और प्रॉब्लम है। तो इसी तरह के आपके मतलब कोई पाकिस्तानी लोग आए हैं आपके पास कि यार ये प्रॉब्लम है, मतलब प्रॉब्लम ज़्यादातर पाकिस्तानी ऑर्गेनाइजेशन, तो इस तरह के लोग भी जब, क्योंकि आप कंसल्टेंट थे, तो इस तरह के सामना हुआ किससे? नहीं, इस तरह का स्पेसिफिकली कोई पाकिस्तान में जो लोगों को इश्यूज थे उस पर तो ना किसी ने बात की है और ना हमने ऑनेस्टली, क्योंकि हमारा घर होता है पाकिस्तान एम्बेसी, और पाकिस्तान एम्बेसी में जितनी दफ़ा भी हम गए हैं तो नाउमीद हो के ही वापस आए हैं। तो अभी हमने कहा कि हम अपने मसले भाई हल नहीं कर सकते, तो आपके मसले क्या हल करेंगे? हाँ, ये हम यूएई में हैं, यूएई जो है हमें इज्जत दे रहा है, ये हमें एक सेफ, ये हमारी सेकंड होम है, यहाँ पे अपनी कंपनी खोलनी है, यहाँ पे जो भी हेल्प है हम अपनी तरफ से कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ के जितने भी इदारे हैं वो बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव है, तो वो मदद किए, एम्बेसी के सहारे नहीं रहे। नहीं, यही माशाल्लाह पूरे वर्ल्ड में, आप तो पूरे वर्ल्ड में गए हैं, ये जो है महफूज तरीन कंट्री जो है, और कारोबार के लिहाज से ये लोग सपोर्ट करते हैं। आप किसी भी लेसन के लिए, जिस तरह आपने जिक्र किया है कि मैं गया था, उस जो लड़की थी उसने मुझे सही मशवरा दिया, तो यहाँ पे ये लोग जो है वो सपोर्ट करते हैं कारोबारी लोगों को, ताकि वो अपना कारोबार डेवलप कर दे, तो ये तो करते हैं। इसके अलावा मतलब यूएई में फिर टोटल कितना अर्सा आपने यहाँ पे काम किया, क्योंकि बाद में आप कनाडा चले गए थे? तो हाँ, तकरीबन 4-5 साल मैं यहाँ रहा यूएई में, और उसके बाद आपको पता है कि जो हमारा सब्ज़ हिलाली पासपोर्ट हैं, उससे बहुत से ममालिक में जाने का जो है हमें मुझे मौका मिला, क्योंकि एज अ बिज़नेस कंसल्टेंट मैं काम करता था, तो अमेरिका भी जाता था, ऑस्ट्रेलिया भी जाता था, मुख्तलिफ जगहों पे। लेकिन हमेशा जो है टाइम के साथ साथ मुझे ये फील होता था कि इस पासपोर्ट की जो है वो अहमियत कम हो रही है। और फिर मैं बरतानिया से पढ़ा हुआ था, और ज़िंदगी में मौके भी थे, उम्र भी गुजर रही थी, तो ज़िंदगी के एक मोड़ पे मैंने एक फ़ैसला लिया कि अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए मैं किसी ऐसे मुल्क का इंतखाब करूं जो कि मुझे पासपोर्ट भी दें, और जहाँ पे मेरे बच्चे जो है वो अच्छे मुस्तकबिल हासिल करें। ये फ़ैसला आसान नहीं था, क्योंकि यूएई में उस वक्त मेरी 4-5 कंपनियाँ थी, मेरे पास 40-45 बंदे काम कर रहे थे, और लाइफ जो है वो बहुत इस्टेब्लिश थी, और यहाँ पे पाकिस्तान के करीब भी, लेकिन ये भी एक स्टेप लेना जो है वो बहुत ज़्यादा
मुश्किल स्टेप था, तो मैं 2017 में कनाडा चला गया अच्छा अच्छा, अपनी फैमिली को 2017 लेके। जी। ओके। तो यहाँ पे जितनी भी कंपनीज थी वो सारे क्लोज कर दी या किसी के हवाले कर दी? नहीं, चूंकि स्टाफ था हमारे पास, तो कंपनीज मेरी कंटिन्यू थी। ऑपरेशंस में फ़र्क आता है, ज़रूरी बात है, क्योंकि आपको बंदा पता है जब एक खुद मौजूद ना हो तो एक ऑपरेटिंग ऑफिसर नहीं होता। हालांकि सब ट्रस्ट के लोग थे, तो ग्राफ हमारा गिर रहा था, और मैंने ट्रेवल किया था जून 2017 में, ओके। और आप यकीन माने कि दिसंबर 2019 तक वो ग्राफ गिर रहा था, लेकिन मैं यूएई के बिजनेस को छोड़ना बिल्कुल नहीं चाह रहा था। और दिसंबर 2019 में वो मुश्किल घड़ी आई कि भाई हमें जो है वो ग्राफ इस हद तक गिर गया कि या तो हम बंदों को फारिग करते या बिजनेस क्लोज करते। तो हमने बिजनेस क्लोज किया दिसंबर 2019 में। ओके ओके। तो फिर यहाँ पे सारा जितने भी कंपनी थे वो सारे क्लोज कर दिए। तो वो जो दौर था यहाँ यूएई का 4-5 साल आपका बिजनेस का, उसको किस नज़र से देखते कि मतलब अच्छा दौर था, सीखने के बहुत कुछ मिला है यहाँ के लॉ के हवाले से, बिजनेस के हवाले से, डेवलपमेंट के हवाले से, उस 4-5 साल को किस नज़र से देखते हैं? ज़मरुद साहब, 4-5 साल तो मैंने खुद गुजारे हैं, और तकरीबन 8 साल मेरा कारोबार चला है इस मुल्क में। ठीक है, तो यहाँ पे हर चीज़ जो है वो बहुत सिस्टमेटिक है। और अभी जब मैं दोबारा आया हूँ इस टेन्योर में, तो अभी तो सब QR कोड्स है और टेक्नोलॉजी है। तो यूएई गवर्नमेंट जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा इन्वेस्टर्स को प्रमोट कर रही है, उनको बहुत फैसिलिटीज़ दे रही है। 5-10 मिनट में आपका काम होता है। आपको किसी भी सरकारी दफ्तर में जो है वो मतलब अननेसेसरी आपको नहीं रोकते। तो यूएई के पूरे एक्सपीरियंस को मैं बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करता हूँ। जितनी भी बिजनेस कम्युनिटीज़ हैं, यूएई सेफेस्ट इन्वायरमेंट है, जिस तरह आपने कहा। जी जी। बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ है, ये जो है ये मौक़ों का मुल्क है, अगर आप इसको एक्सप्लोर करते हैं। जी जी बिल्कुल। और बहुत सेफली और अच्छी तरीके से आप यहाँ, और पाकिस्तानियों का इज्जत पे बहुत ज़्यादा जितने भी पाकिस्तानी यहाँ है तो उनको रिस्पेक्ट मिलता है। बिल्कुल। और अच्छी मतलब ऑर्गेनाइजेशन में उनको जॉब भी मिली है। एग्जैक्टली। तो ये है, तो वाकई अब यही वजह थी कि आप मुतमईन थे तो कनाडा से वापस यहाँ आ गए। एग्जैक्टली। तो कनाडा फिर जब आप यहाँ से आपने प्रोसेस किया था, या किस तरह विजिट पे गए थे फैमिली के साथ, या पहले अकेले चले गए फिर बाद में बच्चे, इस पे आप रोशनी डालिए। अच्छा, मेरा ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। मैं थोड़ा इस पे थोड़ा स्माइल मैंने इसलिए दी है कि अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे और फैमिली जो है, स्पेशली हम पख्तून कम्युनिटी ये कंसिडर करते हैं कि 7-8-10 साल हम गुजारेंगे फिर बच्चों को लेके जाएंगे। और मैं थोड़ा लिबरल माइंडेड हूँ इसमें, और तवक्कल तो अल्लाह पे बहुत भरोसा है मेरा। जिस टाइम मैं यूएई बिजनेस करने आया था तो पहले ही दिन से मेरी फैमिली मेरे साथ थी। ठीक है। जिस टाइम मैं कनाडा जा रहा था तो पहले ही दिन से मेरी फैमिली मेरे साथ थी, और अब मैं जब वापस आया हूँ तो मेरा बिजनेस शुरू नहीं हुआ, लेकिन मेरी फैमिली मेरे साथ है, और दिस इज माई प्राइड। मैं इस पे बहुत फख्र करता हूँ, और तवक्कल तो अल्लाह पे जो है वो अल्लाह मदद करता है। अल्लाह मदद करता है। तो कनाडा भी मैं अपनी फैमिली को साथ लेके गया था। फैमिली इमिग्रेशन मैंने की थी, क्योंकि मेरी क्वालिफिकेशन बरतानिया की थी, वर्क एक्सपीरियंस और बिजनेस सेटअप भी यहाँ का था, और रिलेटेड था बिजनेस का मेरा, तो बहुत आसानी से उन दिनों जो है वो इमिग्रेशन हो जाती थी, फैमिली इमिग्रेशन। तो 2017 में मैं गया था। और तो वो इमिग्रेशन प्रोसेस पे कितना अर्सा लगा था? तकरीबन उस टाइम 1.5-2 साल लगता था। कभी कभी गुड लक बंदे का हो जाता था 7-8 महीने में भी, लेकिन एवरेज टाइम जो है वो 18 to 24 मंथ्स। ठीक। तो वो पीआर क्या कहते हैं उसको, मतलब आप लोगों की ज़बान में, कि मतलब वहाँ पे फिर जॉब मिल जाता है या क्या, किस तरह का? नहीं, असल में मिडिल ईस्ट के जो लोग यहाँ पे रहते हैं, वो यहाँ पे तो जॉब और वीज़ा ये तकरीबन एक ही चीज़ है। जहाँ आप जॉब करोगे वही का वीज़ा होगा। कनाडा में परमानेंट रेजिडेंस उसको बोलते हैं कि आपको एक वहाँ पे रहने की इजाज़त मिल जाती है परमानेंटली। जॉब आप कहीं भी करो। हाँ, वो बिजनेस भी कर सकते हैं, जॉब भी कर एग्जैक्टली। तो वो इसको कहते हैं लैंडेड इमिग्रेंट। तो जिस टाइम आप लैंडेड इमिग्रेंट होते हो तो आप कुछ भी कर सकते हो। तो मैं एज ए लैंडेड इमिग्रेंट वहाँ गया, वहाँ पे मैंने कंपनियाँ खोली, वहाँ पे मैंने बिजनेस शुरू किए। अच्छा। जॉब मैंने नहीं की कनाडा में। ठीक है। ओके। मैंने अपने बिजनेसेस किया, अल्हम्दुलिल्लाह 3 कंपनियां मैंने शुरू की, और फिर कनाडा में भी कुछ ऐसे अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे एजाज़ों से नवाया। क्वीन एलिज़ाबेथ अवार्ड मुझे मिला कैनेडियन गवर्नमेंट की तरफ से इन 8 सालों में। कनाडा में मैंने अपनी ट्रैवल सर्विसेज खोली, जो कि पहले
पाकिस्तानी तो कौन से शहर में थे वहाँ पे? टोरंटो में। टोरंटो में। ओके ओके जी। तो वहाँ पे 2-3 कंपनीज आपने काम शुरू किया और मतलब अच्छे तरीके से अवार्ड्स आना शुरू हो गए। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसके साथ साथ कम्युनिटी के साथ भी इंटरेक्शन जो जी, हमारे पाकिस्तान कम्युनिटी है जी, बहुत एक्टिवली, क्योंकि आप जब सेल्फ एम्प्लॉयड होते हो और फिर कनाडा जैसे मुल्क में जहाँ पे आपके रिहाइश का, आपके बच्चों की स्कूलिंग का, आपके मेडिकल का खर्चा हुकूमत बर्दाश्त करती है, तो बहुत बहुत टाइम आपको मिलता है। तो बहुत से अच्छे कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन में, चाहे वो गोरों के ऑर्गेनाइजेशन हो या अपने पाकिस्तानी कम्युनिटी के हो, उसमें मैं एक्टिवली पार्टिसिपेट किया। अपने मस्जिद का इंतज़ामिया था, उसमें वॉलंटियर की। फिर कैनेडियन पाकिस्तानी ऑर्गेनाइजेशन था, उसमें वॉलंटियरिंग की। उसका मैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का हिस्सा बना रहा हूँ। तो बहुत से कम्युनिटी इवेंट्स भी किए। ओके ओके। तो वहाँ पे कनाडा में फिर आपने 6-7 साल गुजार के और फिर खैर बात कह के फिर वापस यूएई आ गए हैं जी। तो 6-7 साल वहाँ गुजारे थे ना, और 6-7 साल अपना काम बच्चों ने एजुकेशन भी वहाँ हासिल की। तो फिर यहाँ यूएई आए, तो फिर अब यूएई पे बात करेंगे और थोड़ा सा सोशल मीडिया की तरफ भी चलते हैं, क्योंकि इंस्टाग्राम पे आप बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं। बातें चल रही थी कनाडा चले गए और अब कनाडा से वापस आते हैं मुत्तहिदा अरब इमारात। तो अब मुझे ये बताइए कि लोग वहाँ चले जाते, फिर वहाँ मुस्तकिल वहाँ रहते, इनके बच्चे फिर वहाँ, अल्लाह सबको ज़िंदगी दे, लेकिन जब मर जाते तो फिर वापस आते नहीं, यूएई कि अपने मुल्क नहीं जाते। तो ये फैसला कि आप कनाडा में, वहाँ बच्चों को भी नेशनलिटी मिली, आपको भी नेशनलिटी मिली, वहाँ पे कारोबार बिजनेस भी आपका सेट था, लेकिन फिर आप वापस यूएई आ गए, तो रीज़न, वजह क्या थी कि क्यों आ गए? आपकी बात बिल्कुल सही है। जितने भी मेरे दोस्त हैं, जब मैंने आने का फ़ैसला किया तो वो भी बहुत ज़्यादा सरप्राइज़ थे कि भाई यार, हमने लोग तो यहाँ आने के लिए मर रहे हैं, आप वापस जा रहे हो। असल में उसके पीछे बहुत ज़्यादा स्टोरीज़ है, लेकिन मैं उसको थोड़ा शॉर्ट करूँगा, क्योंकि हमने आपके व्यूवर्स को भी स्वाद से शुरू करके पूरी दुनिया का सैर कराया है। कनाडा से अभी वापस भी तो यूएई जो है वो सेकंड होम उसको हम कंसिडर करते थे जब हम इनिशियली यहाँ रहे थे। प्लस यूएई ने बहुत इज़्ज़त दी, बहुत कामयाबी दी, बहुत ज़्यादा एक अपॉर्चुनिटी ऐसे दी कि लोगों को मुलाजमत के मौके। ज़मरुद साहब, अगर आप हर एक बंदे की अपने दिल में होती है कुछ, ठीक है, वो थर्ड पर्सन को आप एक्सप्रेस करते हो तो कुछ अजीब सा लगता है। जी जी। तो मेरे सिर्फ जहन में ये है कि मैं यूएई में रह के लोगों को कारोबार की, लोगों को काम के मौके दे सकूं। जी। कनाडा में मेरे साथ ये अपॉर्चुनिटी नहीं थी। पैसे तो कमा रहे थे, डॉलर तो कमा रहे थे, लेकिन खुद सब काम करना पड़ता है। आप भी घूमे फिरे हो पूरे दुनिया में। तो यूएई में चूंकि ये एक अपॉर्चुनिटी थी, प्लस पाकिस्तान के करीब हैं, हमारा दूसरा घर, हमने उसको एक दफ़ा तस्लीम किया है। जी जी बिल्कुल। बच्चे बहुत ज़्यादा यहाँ मानूस हो गए। बस यहाँ की कम्युनिटी, यहाँ के खाने, यहाँ के जितनी भी तारीफें मैं करूँ, वो जहाँ भी आप जाते हैं तो हलाल, वहाँ पे आपने मतलब हलाल रेस्टोरेंट ढूंढना है कि यार कहाँ पे हलाल खाना मुझे मिलेगा, जी, साफ़ सुथरा हलाल। यहाँ पे जहाँ भी जाते हैं हलाल खाना, मस्जिदें, खूबसूरत मस्जिदें, और मतलब मज़ा आता है। यहाँ अब रमज़ान का मज़ा यूएई में है, मतलब पाकिस्तान जाके तो वहाँ लोग पन्ना जिस तरह यहाँ पे, ये मैं अक्सर कहता हूँ कि लोग यहाँ पे रमज़ान को सेलिब्रेट करते हैं, वहाँ पे परेशान हो जाते हैं जब जी रमज़ान आ जाए, यार रमज़ान आया है पता नहीं क्या होगा। यहाँ पे लोग खुश हो जाते हैं, मस्जिदें से डेकोरेट करते हैं, सड़कें राउंड अबाउट। तो बहरहाल आपकी बात दुरुस्त है कि ये एक करीबी मुल्क, दोस्त मुल्क, और पाकिस्तानियों को बहुत ज़्यादा इज़्ज़त देता है। दूसरी बात है कि अल्लाह ना करे कोई गांव में, हमारे डिस्ट्रिक्ट में कोई प्रॉब्लम, तो 3.25 घंटे की फ़्लाइट है, बिल्कुल आप वहाँ पहुँच जाते हैं जी। तो अब यहाँ पे आपने, क्योंकि सोशल मीडिया की तरफ भी चलते, आप इंस्टाग्राम पे बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं। मैं तो इंस्टाग्राम को फॉलो करता हूँ, आजकल पता चला आप टिकटॉक पे भी, तो ये सारे प्लेटफॉर्म जो है लोग यूज़ करते हैं। लेकिन बिज़नेस आपने यहाँ पे किस तरह का बिज़नेस शुरू किया है? अच्छा, यहाँ वापस आके चूँकि कनाडा में मैं रियल एस्टेट का काम करता था। ओके। वहाँ पे मैंने रियल एस्टेट, एज अ रियल एस्टेट रियल्टर उसको कहते हैं, उसकी कोर्स मैंने की थी 2 साल की। जी। आपको बाकायदा पे वहाँ पे स्कूल जाना पड़ता है प्रॉपर्टी के ख़रीदो फरोख्त के लिए। तो जिस टाइम मैं यूएई में आया
तो मैंने उसी को अपना एक प्रोफेशन बनाया, अपनी एक छोटी कंपनी खोली और उसका नाम भी मैंने टोरंटो क्राउन रखा, क्योंकि टोरंटो क्राउन ओके ओके, क्योंकि क्राउन जो है वो ताज है और टोरंटो ने हमारे सर पे ताज रखा है क्योंकि हमें पासपोर्ट दिया है, बिल्कुल, हालांकि हम वहाँ रह भी नहीं रहे, तो उसकी भी एक अपनी इज्जत है। तो यहाँ पे कंपनी खोली कि हम जितने भी हमारे पाकिस्तानी हैं उनको इक्वली ये मुल्क जो है ये इनको इज्जत दे रहा है, ये मुल्क उनको अपॉर्चुनिटी दे रहा है, तो क्यों ना हम इस मुल्क के इकोनॉमी में भी इन्वेस्ट करें। जितने भी प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं आपके पैसे इसमें महफूज हैं, आपको सरमायाकारी के मुख्तलिफ मौके मिल रहे हैं। तो मैंने रियल एस्टेट को चुना है अपना बेसिक एक्टिविटी, और भी कारोबार करेंगे, लेकिन अभी सिर्फ आए हुए मेरा 1 महीना हुआ है और आपने मुझे पकड़ के यहाँ पे बिठाया है, जो कि मैं बहुत प्राउड फील कर रहा हूँ आपके साथ बैठ के। तो रियल एस्टेट और प्रॉपर्टी के हवाले से इस वक्त जो मैं समझता कि पूरे वर्ल्ड में अगर कोई सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट लाता है तो वो दुबई में लोग यहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं। वजह ये है, मैंने सुना है, अब आपसे इनकी डिटेल मैं चाहता हूँ कि आप डिटेल पे बात करें। जिस तरह पाकिस्तान में अगर किसी ने बिल्डिंग शुरू कर दी, आपने बिल्डिंग शुरू कर दी है, मैंने इसमें 3rd फ्लोर पे एक फ्लैट लिया है, अल्लाह ना करे बीच में आप अगर दिवालिया हो गए, चले गए, तो मेरे पैसे चले गए। यहाँ ये है कि आप अगर कोई बिल्डिंग शुरू करते हैं तो जितना मालियत है बिल्डिंग का, इतने पैसे आप दुबई गवर्नमेंट के पास वहाँ पर रखते हैं, तब आप काम शुरू करेंगे। जी बिल्कुल। तो बीच में अगर आपने काम छोड़ दिया तो वो हमारे जो पैसे हैं, मैंने फ्लैट लिया था किसी और ने, तो दुबई गवर्नमेंट कंप्लीट करके हमारी प्रॉपर्टी हमारे हवाले, इस तरह है ना? इस तरह ही है, बिल्कुल। तो यही वजह है कि लोग यहाँ पे आके इन्वेस्टमेंट करते हैं प्रॉपर्टी। बिल्कुल बिल्कुल 100% यही वजह है। उसको एस्क्रो अकाउंट बोलते हैं। जी। जितने भी आपके वेवर्स है उसको सर्च कर सकते हैं एस्क्रो क्या है। तो दुबई गवर्नमेंट ने लोगों की हिफाजत के लिए एस्क्रो अकाउंट खोला है कि आपके पैसे महफूज जगह पे पड़े रहते हैं। जी। तो ज़्यादातर आपका तो ज़्यादा वक्त नहीं, 1 महीना हुए प्रॉपर्टी में, लेकिन कौन से लोग हैं, कहाँ के लोग हैं जो ज़्यादातर यहाँ इन्वेस्टमेंट करते हैं, किस कंट्री के लोग? मेरा तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी 1 महीना हो गया है कि मैं खुद यहाँ पे हूँ। कंपनी हमने तकरीबन 6 महीने पहले खोली है। तकरीबन 20-25 हमारे ट्रांजैक्शन हुए हैं और उसमें मेजॉरिटी हमारे कस्टमर जो है वो ब्रिटिश हैं। अच्छा। और कैनेडियंस को भी अभी हम पुश कर रहे हैं, तो 1-2 कैनेडियंस जो मेरे दोस्त हैं वो भी यहाँ आना चाहते हैं, क्योंकि सबसे बड़ी बात यूएई की, मुत्तहिदा अरब इमारात की है कि यहाँ पे टैक्स नहीं है। हाँ बिल्कुल। बाहर के ममालिक में लोग जो है प्रॉपर्टी टैक्स से, कैपिटल गेन टैक्स से, फिर उसके बाद इनकम टैक्स से इतने जो है वो अनकंफर्टेबल हो गए हैं कि उनको जब आप बोलते हो कि भाई यूएई में टैक्स नहीं है। कल भी मैं एक क्लाइंट की, वो कैनेडियन क्लाइंट है, कपल बैठी हुई थी, तो मैंने उसके वाइफ को कहा कि यूएई में टैक्स नहीं है। वो हंसी है, वो कहती है तुम अपना करेक्ट करो, कौन सा टैक्स नहीं है? तो मैंने कहा कोई भी नहीं है। तो दिस इज एन इम्पॉर्टेंट थिंग कि लोग यहाँ आ रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो ये आप सिर्फ गौरों को प्रॉपर्टी जो वसूल करते हैं, या हमारे जैसे गरीब अगर हमें 1 बेडरूम या स्टूडियो फ्लैट हमारी हैसियत के मुताबिक, तो आप कहते हैं नहीं यार पाकिस्तानियों के लिए मैं ये काम नहीं, मैं गोरे या कैनेडियन के लिए करता हूँ? नहीं, पाकिस्तानियों के लिए सबसे पहले हम हाजिर हैं। जितने भी हमारे पाकिस्तानी हैं, बल्कि मैं आपके वसातत से उनको ये बोलूँगा भी कि अगर आपने लेना है या नहीं लेना, आपके पास पैसे है या नहीं है, हमें एक प्लानिंग करनी चाहिए। आप आओ मेरे ऑफिस, आप विजिट कर सकते हो, आप बैठो, मैं आपको काउंसल करूँगा, क्योंकि इतनी दुनिया हमने घूमी है और उसका निचोड़ ये है कि किसी को अगर फ़ायदा हो हमारे ज़ात से, तो हम आपको बताएंगे क्या स्ट्रेटेजी है। कम इनकम वाले लोग कम इन्वेस्टमेंट कैसे कर सकते हैं आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि इधर पे यूएई में ऐसे ऐसे डेवलपर हैं कि वो आपको चाबी दे देते हैं फ्लैट की, आप उसमें रहो, बाद में पैसे दो। अभी सुनने में आया है कि जो एक तो वर्ल्ड टॉलेस्ट बिल्डिंग है वो बुर्ज खलीफा है, इसके बाद सेकंड वर्ल्ड टॉलेस्ट बिल्डिंग जो है वो एक पख्तून है, वो बना रहा है और उनका नाम है अजीज़ी। तो ये मिरवेस अजीज़ी। और एक और बात मुझे अभी 3-4 दिन पहले पता चला है कि इसने 3 बिलियन दरहम हॉस्पिटल के लिए डोनेट की है दुबई गवर्नमेंट को। तो ये हमारे लिए ऑनर की बात है कि एक पख्तून जो हमारे अफ़गानिस्तान से इनका ताल्लुक़ है, और अल्लाह ने इनको इतनी इज़्ज़त दी, इतना बड़ा बिज़नेस, कि उसने यहाँ हॉस्पिटल के लिए, क्योंकि उनकी बेटी जो है वो कैंसर पेशेंट थी और लास्ट ईयर अगस्त में इनका डेथ हुआ है, तो उसने कैंसर हॉस्पिटल के 3 बिलियन दरहम ये डोनेट कर दिए। और दूसरी हमारे लिए सबके लिए ऑनर की बात कि वो वर्ल्ड सेकंड टॉलेस्ट बिल्डिंग जो है दुबई में वो अजीज़ी बना रहा है। तो बहरहाल ये तो हो गई प्रॉपर्टी की और बिज़नेस की, लेकिन आप सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा वायरल है और इंस्टाग्राम पे,
मतलब बाज़ लोग मतलब आप अच्छी इन्फॉर्मेशन इमिग्रेशन के हवाले से किसी हवाले से, और हम जैसे लोग इनसे फ़ायदा भी लेते हैं, लेकिन हमारे बाज़ लोग हैं यार ये क्या करते हैं, ये अपने सेल्फ प्रोजेक्ट जहाँ भी जाता है वीडियो बनाता है, क्या ज़रूरत है इसको यार, जहाँ भी जाता है मोबाइल। तो इस हवाले से क्या कहना चाहते हैं जो लोगों की मेंटालिटी है कि यार ये सरहान जिधर भी जाता है तो वीडियो बना, जिधर भी जाता है वीडियो बना देता है, मैसेज देता है, ये सेल्फ प्रोजेक्शन है या तो क्या आप क्या इस हवाले से? सोशल मीडिया पे आना, दुनिया को दिखाना, दुनिया को मोटिवेट करना, इंस्पायर करना, ये सिलसिला 2017 से शुरू हुआ जब मैं कनाडा गया था इनिशियली। तो मुझे जहन में, मेरे दिल में कुछ था कि भाई कैसर खान ने इतना कुछ अचीव कर लिया, यूएई में बिजनेस कर ली, बरतानिया से पढ़ा, लोगों को नहीं पता, सिर्फ उसके रिश्तेदारों को पता है, सिर्फ उसके गाँव में लोगों को पता है। क्यों ना मैं दुनिया को बताऊं कि भाई यार ये बंदा भी ऐसे गांव से पला बड़ा है और इसने लाइफ में इतनी अचीवमेंट की है। तो जिस तरह और यूट्यूबर्स और ये अपनी जो है पॉडकास्ट और मुख्तलिफ ऐसी मोटिवेशनल स्टोरीज डालती थी, तो मैंने कुछ मोटिवेशनल स्टोरीज डालना शुरू की। यूट्यूब से मैंने शुरू किया था, यूट्यूब से फिर इंस्टाग्राम, फिर फेसबुक पे, अभी टिकटॉक ने वाकई मुझे बहुत वायरल किया, तक बहुत से लोग फॉलो करते हैं। तो उसमें मैंने एक अपना नाम दिया कि पुख्तून मोटिवेशन, कि मैं पुख्तून हूँ और लोगों को मैं मोटिवेट करूंगा कि भाई आओ बिजनेस शुरू करो, आओ कनाडा जाना इतना मुश्किल नहीं है, अमेरिका जाना इतना मुश्किल नहीं है, आपने कैसे जाना है, आप उस तरीकों को समझो। बिजनेस करना मुश्किल नहीं है, लेकिन अगर आप बिजनेस शुरू करना चाहते हो तो बिजनेसमैन के साथ बैठो। अगर आप एक ड्राइवर के साथ बैठोगे तो वो आपको अच्छी गाड़ी चलाना सिखाएगा, अगर आप एक पायलट के साथ बैठोगे तो वो आपको अच्छा जहाज चलाना सिखाएगा। वो आपको ये तो नहीं बता सकता कि बिल्डिंग कैसे बनती है। बिल्डिंग बनाने के लिए आपको किसके साथ बैठना पड़ता है? कंस्ट्रक्टर के साथ, जो कंस्ट्रक्शन करता है। तो ये एक मैसेज था। मैं सबको कहता हूँ सोशल मीडिया इज अ गुड टूल, रिगार्डलेस के कोई क्या बोलता है। भाई सब अपने कमरे में बैठे हुए हैं, कोई कहता है भाई यार शोखियां मार रहे हो, कोई कहता है यार तुम अपने आप को एडवर्टाइज कर रहे हो, जो भी है, रिगार्डलेस ऑफ एनीथिंग, मैंने उस कॉज को कंटिन्यू रखा। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत प्राउड फील करता हूं जब लोग मेरे सामने मुझसे मिलते हैं और मुझे कहते हैं कि यार तुमने ये बात की थी और मैंने उसको फॉलो किया। मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैं ज़मरुद साहब आपके साथ शेयर करूंगा कि ऑस्ट्रेलिया में स्कॉलरशिप फ्री है। तो वो वीडियो जो है वो सिर्फ और सिर्फ मतलब वायरल नहीं हुई थी, मेरे ख्याल में 5-6 हज़ार लोगों ने देखी थी। उसमें 7 बंदे मुझसे मिले हैं जो कि फ्री गए हैं ऑस्ट्रेलिया में पीएचडी करने। तो मेरे लिए ये भी बड़ी एक अचीवमेंट है कि 7 लोगों की जिंदगी मेरी सिर्फ एक वीडियो के साथ चेंज हुई। तो आई ट्रूली एग्री विद दैट। तो सोशल मीडिया इस्तेमाल इनके पॉजिटिव और नेगेटिव चीज़ें, बहुत से लोग जिस तरह आप इस्तेमाल करते सोशल मीडिया एक पॉजिटिव, और बहुत से लोगों को मैसेजेस दे, लोग फ़ायदा वो उठाते हैं, लेकिन कुछ लोग हैं हमारे वो इस तरह की बातें करते, स्पेशली टिकटॉक पे कि गालियाँ मुख्तलिफ जो मतलब, तो इस हवाले से उनके इस्तेमाल के हवाले से अगर सही तरीके से आप इस्तेमाल करते तो अच्छी चीज़ है, गलत तरीके से तो गलत है। तो इस हवाले से आप क्या अपने एक्सपीरियंस के हवाले से क्या कहना चाहते हैं? मैं सिर्फ ये बात करूँगा उन टिकटॉकर्स के लिए, उन सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, उनको इन्फ्लुएंसर कहना भी जो है वो गलत बात है, लेकिन लोग उसको इन्फ्लुएंसर कहते हैं। कोई आपको गलत तरीका बता रहा है, वो इन्फ्लुएंस गलत इन्फ्लुएंस है, दैट्स नेगेटिव। मैं सिर्फ व्यूअर्स को ये बताता हूँ कि आप डिस्करेज करें, आप देखना छोड़ें ऐसे लोगों को। वो खुद ही जो है वो कोई दूसरा काम शुरू करेंगे। अगर वो गालम गलोच देते हैं, आप उनको देखते हैं, उनको और भी मोटिवेशन, जज्बा मिलता है कि भाई मेरे व्यूअरशिप बढ़ रही है, गालियों पे मुझे मेरी व्यूअरशिप बढ़ती है। एग्जैक्टली। तो अच्छे कंटेंट को देखें। और जितने भी लोग हैं, मैं उनको एक मैसेज, बीइंग एन आईटी स्पेशलिस्ट, या मैंने थोड़ा बहुत आईटी पढ़ा है, तो मैं आप लोग को बताऊंगा, बहुत से लोग हैं वो कहते हैं यार मैं तो देखना नहीं चाहता लेकिन मुझे गंदी वीडियोज आती है। तो ये एक एल्गोरिथम है हर एक सोशल मीडिया का। आप जिस भी टॉपिक को देखोगे 30 सेकंड से ज्यादा आपको वही टॉपिक दोबारा वो नजर आएगा, ठीक है। तो आप अगर कनाडा की 4 वीडियोस देखो, ऐसी ट्राई करो अभी, 4 वीडियो देखो कनाडा की कि हाउ टू इमिग्रेट टू कनाडा, 4 वीडियो 30 सेकंड से ज्यादा,
उसके बाद आपको भी कोई भी ये गालम गलोच वाला बंदा नजर भी नहीं आएगा। हाँ बिल्कुल, ठीक है, उसी से रिलेटेड वीडियो आपके सामने आएगी। और अगर आपको कोई नजर आता है तो आप उसको 7 सेकंड से ज्यादा वॉच टाइम ना दो। जी जी, 7 सेकंड, 1 2 3 4 5 6 7, हाँ वो कभी आपको नजर नहीं आएगा। बिल्कुल, दैट्स सिंपल, यही तरीका ठीक। मतलब अगर आप सही तरीके से इस्तेमाल करते हैं तो अच्छी चीज़ है, अच्छी चीज़ है। गलत करेंगे तो वो तो कोई भी चीज़ आप गलत इस्तेमाल करें तो इनका रिजल्ट गलत। जी, तो इसके अलावा एक तो इसका इस्तेमाल, लेकिन इसमें जिस तरह आप मतलब इंफॉर्मेशन देते हैं, पॉजिटिव चीज़ें जो है, इसमें अगर माशरे की इस्लाह के लिए इस तरह की चीज़ें अगर शामिल कर दे कि वो अगर लोग देखें और वो इनसे पॉजिटिव असर माशरत पे पड़े, इस हवाले से क्या कहेंगे? बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि कर सकते हैं, जिनके पास क्योंकि हम जब बैठक में बैठे होते हैं, जब हम हुजरे में बैठे हुए थे, तो कभी कभी हमारे दोस्तों में ऐसे लोग होते हैं जो बहुत इन्फ्लुएंशियल होते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल, जैसे जमरूद साहब हैं, उनका बहुत इन्फ्लुएंस है मेरे ऊपर। जब ये बात करते हैं तो मुझे लगता है कि मैं इनकी बात को सुनूं। तो मेरी उन लोगों से रिक्वेस्ट है कि सोशल मीडिया एक टूल है, आपने सिर्फ कैमरा उठाना है, कैमरे के सामने बैठना है, कोई भी आपका ना ऑडिट करना है, ना आपके साथ भाई कोई हिसाब किताब कर रहे हैं। जी, जस्ट अपने एक्सपीरियंस को शेयर करो, पॉजिटिव एक्सपीरियंस को, अपने जिंदगी में जो पॉजिटिव चीजें उनको शेयर करो। तो ऐसे लोग सोशल मीडिया पे आएंगे, और फिर व्यूवर्स को मैं कहता हूं कि ऐसे लोगों की वीडियो आपके सामने आए तो एटलीस्ट उनको लाइक दो, उनको अच्छे कमेंट्स लिखो, ताकि उनके हौसला अफजाई हो और आपके लिए अच्छे कंटेंट लेके आए। बिल्कुल। तो कैसर खान साहब, कोई वाकया आपकी ज़िंदगी का जो यादगार वाकया हो, कोई ट्रेजिडी, कोई भी वाकया, जो आते हैं ना वाकया ज़िंदगी में, तो कोई इस तरह का वाकया यादगार यूएई का, कनाडा का या पाकिस्तान का जहन में है कोई? वाकये तो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन जिस टाइम आपने शुरू किया तो मुझे एक फ़नी सा वाकया याद आया, तो मैं वो शेयर करूँगा। पहले जिस टाइम हम बरतानिया नहीं गए थे तो ये मूवीज़ वगैरह देखते थे कि यार बरतानिया में पुलिस और ये गार्डिया और ये बहुत क्विक उनका सिस्टम है। तो एक दफ़ा मेरे हाथ से किसी ने लंदन में फ़ोन छीना। तो अव्वल तो जैसे वो बंदे ने मेरे हाथ से फ़ोन छीना तो मुझे ऐसे लगा भाई यार ये खैबर बाज़ार और इधर होता है, लंदन में कैसे होता है, ये तो सेंट्रल लंदन है। फिर उसके बाद मैंने पुलिस को फ़ोन किया, तो पुलिस वाले जब आए तो मुझे लगता था कि आप 5-10 मिनट में फिल्मों की तरह वो चोर को मेरे सामने पकड़ेंगे, ये अपना फ़ोन लो, ये अपना सब चीज़ लो। लेकिन वो आधा घंटा मुझे उन्होंने बिठाया रखा अपनी गाड़ी में, और मुझे पूछ रहे थे फ़ोन का कलर कैसा है, कब लिया है, ये सब इंक्वायरी इतनी कर रहे थे। मैं बहुत कॉन्फिडेंट था कि ये ब्रिटिश पुलिस है और ये अभी मेरा फ़ोन और चोर दोनों लेके आएंगे। और 30 मिनट बाद मुझे कहा है कि यार अल्लाह हाफिज़, आप अभी जाओ। तो मैंने कहा मेरे फ़ोन का क्या हुआ या चोर का क्या हुआ? कहता है नहीं, वो चोर भी नहीं मिलेगा, फ़ोन भी नहीं मिलेगा, हमने सिर्फ अपना एक रिपोर्ट बना लिया है और आप ऐसा करो इंश्योरेंस से वो क्लेम कर दे। तो ये एक फ़नी सा वाक़या था। बाकी ज़िंदगी में बहुत उतार चढ़ाव, बहुत से हालात वाक़यात आए हैं। जी जी। तो कनाडा का है कोई वाक़या? कनाडा, ये तो यूके का। कनाडा में अच्छा वो भी फनी ही मैं फनी अगर हो तो अच्छी बात उसमें थोड़ा ह्यूमर आएगा। कनाडा में जब इनिशियली हम गए थे तो ये बच्चे जिस टाइम लैंड हुए वहाँ पे, तो कनाडा का नाम जैसे आता है तो लोग स्नो। तो जब हम गए हैं तो हर वक्त ये बच्चे कहते थे कि यार ये स्नो जो है ये कब शुरू होगी। तो मुझे भी पता नहीं था, मैं दोस्तों से पूछता था जो करीबी दोस्त हैं, यार स्नो कब शुरू होती है? तो कहता है, कोई कहता है अक्टूबर में शुरू होती है। बहरहाल बच्चों ने बहुत ज़्यादा मुझे परेशान किया, तंग किया। तो मैंने दोस्तों कहा कि कौन सी सिटी है जहाँ पे अभी स्नोफॉल है? तो मुझे एक दोस्त कहते हैं कि तुम स्नो के लिए इतने बेचैन हो रहे हो, ये तुम्हारे बच्चे फिर कहेंगे कि कौन सी ऐसी सिटी है जहाँ पे स्नो नहीं है। ठीक है, तो वही बात है, जब स्नो शुरू हुई नवंबर में, और यही बच्चे जो उसको एंजॉय कर रहे थे और 3 महीने मेरे मगज खा रहे थे कि कब शुरू होगी, तो मई तक जब स्नो शुरू हुई तो फिर ये मुझे कह रहे थे कि यार ये दुनिया का कौन सा ऐसा हिस्सा है जहाँ पे अभी स्नो नहीं होगी, कुछ वाइट नहीं होगा। तो ये जस्ट एक एक्सपीरियंस मैंने आपके नहीं, वाकई कनाडा में बहुत ज़्यादा स्नोफॉल जो है वहाँ पे, कनाडा में भी, अमेरिका में भी जी। तो बहुत बहुत शुक्रिया कैसर खान साहब, आप आए हमारे प्रोग्राम में, बड़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन आपने दी है। तो मैसेज आपका क्या होगा हमारे नाजरीन के लिए, यंगस्टर हो, कोई भी हो, स्पेशली कारोबार के हवाले से, इमिग्रेशन के हवाले से, तो क्या मैसेज देंगे आप? मैं आपके व्यूवर्स को मैसेज ये दूंगा कि आपने अपने स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस को समझना है,
कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है। आप बिजनेस करना चाहते हैं, आप दुनिया की किसी भी हिस्से में जाना चाहते हैं, आप सिर्फ ये भरोसा रखिए ये दुनिया हमारे लिए ही बनी है, अल्लाह ने ये जो कायनात है ये हमारे लिए बनाई है, हमने उसको एक्सप्लोर करना है। और कारोबार जो है वो हमारे पैगंबरों का तरीका है, शेवा है। कोशिश करें कि बिज़नेस में आए, छोटा बिज़नेस छोटा हो या बड़ा हो, आप उसको ग्रो कर सकते हैं। नाकामी से ना डरें, अगर आप नाकामी से डरेंगे तो आप कामयाब नहीं होंगे। तो कीप मोटिवेटेड और अपनी इंस्पिरेशन के लिए अच्छे लोगों के मजमे में बैठें। दैट्स अ मैसेज फॉर योर व्यूअर्स। बहुत बहुत शुक्रिया कैसर खान साहब। सईदवाल के लिए है कोई मैसेज स्मॉल सा पोश एरियाज के लिए क्योंकि ये नहीं कि आप स्वाद से है, लेकिन मैं हर प्रोग्राम में जिक्र करता हूँ कि स्वाद के लोग जो है एक तो मेहमान नवाज है, अच्छे लोग हैं। जिस तरह स्वाद ज़िले खूबसूरत है, पानी, जंगलात, ग्रीनरी, वहाँ के लोग भी खूबसूरत है और इनकी सीरत भी खूबसूरत है। तो कोई सवाल मैसेज अपने डिस्ट्रिक्ट के लिए? स्पेशली स्वात वालों को मेरा ये पैगाम है कि जिस तरह हमारी ये ज़मरूद साहब ने जिस तरह कहा कि हम मेहमान नवाजी हमारी मिसाल जो है वो पूरी दुनिया में है, तो आप लोगों ने मेहमान नवाजी को अब भी नहीं छोड़ना। हालांकि जो है खर्चे ज़्यादा हो गए हैं, महंगाई ज़्यादा हो गई है, लेकिन फिर भी जिस तरह हमारे हुजरों में ये फॉरेनर्स होते थे और हम उनको खाना, रोटी और ये कपड़े और सब चीज़ देते थे, इवन वो लोग हैरान होते थे कि आप लोग हमें लिफ्ट भी फ्री दे रहे हो, आप अपना पेट्रोल भी जला रहे हो। तो उसी तरह कीप ऑन द गुड थिंग्स। और सईदवाल जो है दे आर प्राउड ऑफ स्वात इंशाल्लाह। तो अपना ख्याल रखें और अपने मिशन को जारी रखें। बहुत बहुत शुक्रिया कैसर खान साहब ने टाइम निकाल के हमारे स्टूडियो आए, बड़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन आपने दी हमारे नाज़रीन को। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। जी नाज़रीन, ये था आज का प्रोग्राम स्टोरीज़ फ्राम ओवरसीज़। कैसर खान साहब जो है वो आज हमारे मेहमान थे और मुझे उम्मीद है कि यूएई के हवाले से, कनाडा के हवाले से, यूके के हवाले से, स्पेशली बिज़नेस के हवाले से जो यंगस्टर्स है जिनको मोटिवेशन की ज़रूरत है, मुझे लगता है कि आज के प्रोग्राम से अच्छी इन्फॉर्मेशन आप लोगों ने ली होंगी। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो जाता है। ज़मरुद बुनरी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।